नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। देश का हर चौथा स्कूल जाने वाला बच्चा इस वक्त मायोपिया का शिकार है। मायोपिया यानी आंखों की वो दिक्कत जिसमें बच्चों को दूर का दिखाई देना थोड़ा सा मुश्किल होती है, उसमें ब्लरी दिखाई देता है, पास की नज़र में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हैं? इसके पीछे के सबसे बड़े कारणों में से एक है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन जिसने बच्चे की ज़िंदगी को चारों तरफ से घेर लिया है। घर में वो बिजी है मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर और दूसरे गैजेट्स की स्क्रीन पर। वो स्कूल भी जाता है तो वहाँ पर भी आजकल जो ई लर्निंग सिस्टम्स हैं वहाँ पर भी उसकी पढ़ाई जो है वो स्क्रीन से हो रही है। तो स्क्रीन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और स्क्रीन टाइम लगातार उसकी आंखों पर तनाव दे रहा है, लिहाजा बच्चा मायोपिया का शिकार हो रहा है। चिंता इस बात की है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 2050 तक हर दूसरा बच्चा मायोपिया का शिकार होगा। इसीलिए आज हम बच्चों के इसी दिक्कत की बात करेंगे। उनकी नज़र को आखिर स्क्रीन की नज़र क्यों लग गई, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब बच्चों का सबसे बड़ा तनाव था होमवर्क और खेलने का समय छूट जाना। अब चिंता की वजह बन गई है मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन। जैसे चीनी बच्चों की सेहत के लिए धीमा जहर बन गई है, वैसे ही अब स्क्रीन नई चीनी बन चुकी है, जिसका मीठा आकर्षण बच्चों की आंखों की रोशनी पर भारी पड़ रहा है। आजकल 1 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होता है। पढ़ाई से लेकर खेल तक सब कुछ स्क्रीन पर शिफ्ट हो गया है। कोविड-19 के बाद ये आदत और भी बढ़ गई। विशेषज्ञों की माने तो बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा बढ़ रहा है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष भी उसी तेजी से फैल रहा है। आइए इस बीमारी को और करीब से समझते हैं। इसकी चपेट में आते ही बच्चे को दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, जबकि नजदीक की चीजें साफ नजर आती हैं। बच्चे की आंखों पर ज्यादा तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसे पढ़ने में अधिक झुकना पड़ता है। आखिरकार कम उम्र में ही चश्मे की जरूरत पड़ती है। मायोपिया से ग्रसित बच्चों को घर के साथ साथ स्कूलों में भी कई लक्षण परेशान करते हैं। बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता, स्कूल में स्क्रीन है तो उसे वो बेहद पास से देखने की कोशिश करता है। बच्चे को अक्सर सिर दर्द और आंखों में जलन रहती है और वो आंखें बार बार मसलने की कोशिश करता है। उसे पढ़ने में जल्दी थकान होने लगती है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी एप्थेल्मोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया के अनुसार देश में लगभग 23% स्कूली बच्चों को मायोपिया है और 2050 तक ये आंकड़ा 53% तक पहुंचने की आशंका है। जानकार मानते हैं खराब लाइफस्टाइल के कारण शहरी क्षेत्रों के बच्चों में ज्यादा दिक्कत पाई जा रही है। बेंगलुरु जैसे शहर के स्कूलों में मायोपिया के मामले 4.71% तक पहुंच चुके हैं, जबकि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 3.18% का है। जानकार मानते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ आंख ही नहीं, नींद, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि व्यवहार में बदलाव जैसे गंभीर प्रभाव भी देखे गए हैं। बच्चों को लगातार नजदीक से देखने की आदत पड़ रही है और वे बाहरी प्राकृतिक रोशनी में समय नहीं बिता पा रहे हैं, जो आंखों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए बेहद जरूरी है बच्चों को रोजाना 1 घंटे बाहर खेलने दे। 2 साल तक के बच्चों को तो स्क्रीन से हर हाल में दूर रखें। 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये सीमा अधिकतम 1 घंटा होना चाहिए। स्कूल में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्लासरूम में अधिक समय तक स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा घर पर अच्छी रोशनी रखें। पढ़ते समय बच्चों के पोस्चर पर ध्यान दें ताकि वो सही मुद्रा में हो और बच्चे की साल में 1 बार आंखों की जांच जरूर करवाएं। आज जरूरत है कि हम स्क्रीन को खेल से बदलें और मोबाइल को मैदान से। बच्चों की आंखों की रोशनी बचानी है तो उन्हें बाहर धूप में भेजिए, असली दुनिया दिखाइए। स्कूल को चाहिए कि वे मोबाइल पर रोक लगाएं और पढ़ाई में स्क्रीन का सीमित उपयोग करें। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि हर किसी को देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर 1 घंटे का अतिरिक्त स्क्रीन टाइम मायोपिया के खतरे को 21% तक बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के खास मेहमानों का करते हैं स्वागत। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा का। प्रोफेसर हैं नेत्र रोग विभाग, एम्स में कार्यरत। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग मैम। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुवर्णा देशपांडे, प्रिंसिपल हैं संस्कृति स्कूल की। डॉक्टर देशपांडे, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जोशी, वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर शर्मा, मैम मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, और ये स्क्रीन टाइम और बच्चों में मायोपिया का ये रिलेशन जो है ये लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ औसत टाइम जो है वो स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, एवरेज 4 to 6 आवर्स हो चुका है इंडिया में, और उसी तरह से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो सजेस्ट कर रही हैं वो 23 to 25% यानी कि हर चौथा बच्चा मायोपिया का शिकार। कितना ज़रूरी है मैम ये समझना कि स्क्रीन टाइम दरअसल हमारे बच्चों की नज़र पर लगातार हमला कर रहा है? मेरे ख्याल से ये चीज़ जो हमारे सामने और ज़्यादा स्पष्ट होके आई थी, ये कोविड के बाद आई, क्योंकि हमने पाया कि अचानक जो मायोपिया है वो बढ़ गया, और उसका रीज़न स्क्रीन टाइम ही है। और जैसा कि आपने अभी दिखाया भी कि 2050 तक ऑलमोस्ट 50% बच्चों में ये जो मायोपिया ये बढ़ जाएगा। तो ये इस चीज़ से हमें अवगत रहना चाहिए, और इसका कारण स्क्रीन टाइम है, क्योंकि ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जहाँ बच्चों को 2 घंटे बाहर खेलने के लिए भेजा गया था वर्सेस जहाँ नहीं भेजा गया, तो उन बच्चों में ये पाया गया कि मायोपिया बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने इस स्टडी में 1 साल बाद फिर से उन्होंने जब देखा कि जो प्रोग्रेशन है वो किन तरह के बच्चों में है, तो वो यही पाया गया कि जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें प्रोग्रेशन भी ज़्यादा है। तो मायोपिया हो भी जाता है, और मायोपिया प्रोग्रेस भी ज़्यादा करता है ऐसे बच्चों में जिनका कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, और जो खेलने पे ध्यान, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ जिसे हम बोला जाए, वो कम करते हैं। तो अब ये चीज़ प्रूवन है, और इसीलिए जो है बच्चों को लैपटॉप से, आईपैड से, मोबाइल से जहाँ तक हो सके दूरी रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे हमारी जितनी भी पढ़ाई वगैरह स्कूलों में हुई वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही हुई, क्योंकि वही एक ऑप्शन था, स्कूल जा नहीं सकते थे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि अब हमें जो है बच्चों को जो बाहर खेलने का टाइम है या आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम है वो कम से कम 1 घंटा, या अगर मतलब देखना चाहें तो 2 घंटा रिकमेंड करते हैं, बट कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर होना चाहिए। Absolutely, ma'am. Ma'am, since you are also chairman scientific committee AIOS, आपकी जो संस्था है उसकी बात मार्के की होती है, उसकी बात को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। आपके रिकमेंडेशंस ख़ास तौर से स्कूल के लिए क्या होंगी मैम? घर पे तो ठीक है, पेरेंट्स लगाम लगा सकते हैं, बट आजकल हम देख रहे हैं स्कूल्स में जिस तरह से डिजिटल लर्निंग का पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, स्क्रीन्स के ज़रिए उनकी पढ़ाई होती है, और इनफैक्ट जब बच्चा घर जाता है तो होमवर्क भी उनको मोबाइल पर दिया जाता है। तो ये जो उनका स्क्रीन के साथ उनका जो इंटरेक्शन स्कूल्स में हो रहा है मैम, उसको कम करने के लिए कोई रिकमेंडेशंस? उसको कम करने के लिए यही रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगी कि जो पहले एक रिसेस होता था वो तो होता ही है, एक पीटी का पीरियड आई एम श्योर अवश्य हर स्कूल में होता है, वो होना चाहिए। और अगर वो स्क्रीन पे देख भी रहे हैं तो गैप देना चाहिए, जैसे अगर 20 मिनट के लिए देख रहे हैं स्क्रीन, तो थोड़ा सा गैप ले लें और उसके बाद फिर स्क्रीन को देखें। डिस्टेंस सही रखें, जिस डिस्टेंस से स्क्रीन को देख रहे हैं, लाइट सही पहुँचे, स्क्रीन जो चीज़ देख रहे हैं उस पर लाइट सही होनी चाहिए। जो एम्बिएंट लाइट है वो मतलब जो आसपास की हमारी लाइट है वो सही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रीन को ब्राइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ग्लेयर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो है आसपास की लाइट ठीक होनी चाहिए ताकि स्क्रीन ठीक से दिखे। एब्सोल्युटली। तो ये स्कूल्स में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और क्योंकि स्कूल्स का जिक्र हुआ है इसलिए मैं डॉक्टर सुवर्णा देशपांडे मैम की तरफ जा रहा हूँ। मैम, आपने देखे और आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, काफ़ी कुछ चिंताएं भी बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम्स बन रहा है हमारे स्कूल्स में, अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्कूल में भी हमें ध्यान रखना होगा। मैम, क्या स्कूल इस बात को मद्देनज़र रख रहे हैं कि बच्चों के मायोपिया और जो आई रिलेटेड जो दूसरे जो स्ट्रेस की वजह से उनको होते हैं, ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, उनकी तरफ क्या मैम स्कूल्स का ध्यान है और उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है? थैंक यू सर। जी, स्कूल की तरफ से तो काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मैम ने जैसे कहा कि हर एक टीचर को ये ध्यान में होना चाहिए, पता होना चाहिए, संकेत पता होने चाहिए
कि किस तरह के बच्चे पे ध्यान देना है हमें। अगर बच्चा कंटिन्यूअसली कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा, या मेरी आंखें दुख रही हैं, या मेरी आंखें लाल हैं, तो ये टीचर्स को ये सारे संकेत पता होने चाहिए। उसके लिए स्कूल भी क्या कर रहा है, असेंबली टाइम में आंखों के व्यायाम 5 मिनट लगते हैं सिर्फ करने के लिए। पामिंग ऑफ द आईज वो कर सकते हैं, या पलके झपकाना, या ये सारी हम लोग प्रैक्टिस स्कूल में करते हैं। चाहे वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, पर असेंबली में कर सकते हैं। हमारे जो पीरियड्स होते हैं, सारे पीरियड्स के क्लासरूम में नहीं किए जाते। यू कैन टेक लैंग्वेजेस, साइंस का पीरियड आप बाहर आउटडोर कंडक्ट कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं धीरे धीरे। होमवर्क का जो आप कह रहे हैं कि सारा इसके थ्रू जाता है, ऐप के थ्रू जाता है, या फ़ोन के थ्रू जाता है, वो आप सही कह रहे हैं। बट हम ऐसे कोशिश करते हैं कि बच्चे सिर्फ होमवर्क ऐप के थ्रू ना लें, एल्मनैक में भी, बोर्ड पे भी लिखे जाते हैं। तो हमें वो बैलेंस, सही बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग और द डिजिटल मेथड्स दोनों का संतुलन बना के रखना है हमें। तो वो किया जा रहा है स्कूल में। अभी कोविड के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जिसके कारण जैसे मैम ने कहा कि मायोपिया के केसेस बढ़ गए हैं, तो वो हमारे भी ध्यान में आया है, और उसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स भी ले रहे हैं। ऑलराइट मैम, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है मैम। आजकल हम स्कूल्स को देख रहे हैं कि स्कूल्स एक तरह से फ्लॉन्ट भी करते हैं कि हमारे पास काफ़ी डिजिटल टूल्स हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं फॉर टीचिंग। और क्योंकि वो मास में लिए जाते हैं, कभी कभी स्कूल्स के पास इतना अच्छा बजट नहीं होता है, तो सिर्फ क्योंकि उनको दिखाना है, अपने नंबर्स दिखाने हैं या अपने इन डिजिटल डिवाइसेस को दिखाना है, तो कई बार हम देखते हैं कि क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, और उसकी वजह से जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। ये जो ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल डिवाइसेस इन क्लासरूम है मैम, इसमें एक थोड़ा सा बच्चों की आंखों और बाकी स्वास्थ्य चिंताओं को भी क्या मद्देनजर रखा जाता है मैम? बिल्कुल सर, रखा जाता है। आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी स्कूल ये दिखावे के लिए करते हैं। मैं अपने स्कूल की बात करूंगी सर। हमारा इक्वल वेटेज दिया जाता है, कितना स्क्रीन टाइम करोगे और कितना आप आउटडोर्स ले जाके बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाओगे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाओगे। Okay. तो बाकी हाँ, ये हम लोग जरूर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों की आंखों पे ज्यादा असर ना हो। ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहता, इसमें पेरेंट्स का भी, मतलब अभिभावकों का भी उतना ही हाथ है। जब आप बात करते हैं मायोपिया एक कंडीशन की, इसमें सिर्फ स्कूल से रिलेटेड नहीं रहता, क्योंकि आप अगर देखोगे बच्चों के पास जो भी टैबलेट्स, फोन्स, वो जो भी आते हैं वो बचपन से आ रहे हैं। अब पेरेंट्स आर ऑल्सो बिजी, वो अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो फिर बच्चों को कैसे आप ऑक्यूपाइड रखोगे, तो टैबलेट पकड़ा देते हैं। तो जब हम कहते हैं कि स्कूल की हम ये जिम्मेवारी है कि आप स्क्रीन टाइम कम कीजिए, तो उस दूसरी तरफ अभिभावकों की भी उतनी आती है कि वो देखें कि मॉनिटर करें कि अपना बच्चा जब घर आता है वो कितना स्क्रीन टाइम शैक्षणिक चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कितनी टाइम गैर शैक्षणिक, मतलब यूट्यूब या वीडियो गेम्स या जो भी आजकल बच्चे यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया, उस पर कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, यानी कि आप कह रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए स्कूल के इकोसिस्टम में भी, घर के इकोसिस्टम में भी, और आपने बहुत अच्छे से बताया अगर वाकई में आप उनकी शैक्षणिक योग्यताओं को इन आधार पर भी आंक रहे हैं कि बच्चे ने कितना स्क्रीन एक्सपोजर से लर्निंग की है और कितना ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी से, तो ये बहुत अच्छी बात है, इनको दूसरे स्कूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ डॉक्टर राकेश जोशी सर के पास। सर, मेरा सवाल स्कूल से ही जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि 2023 की स्टडी बताती है कि जो भारतीय बच्चे हैं, ख़ास तौर से 6 से 14 साल के बच्चे, वो एवरेज 2 से 3 घंटे डेली बिता रहे हैं स्क्रीन्स फॉर एजुकेशनल पर्पज अलोन, एक्सक्लूडिंग रिक्रिएशनल यूज। तो ये डिजिटल लर्निंग के साथ साथ सर उनका स्क्रीन टाइम भी लगातार बढ़ रहा है और उसका एवरेज भी लगातार बढ़ रहा है। तो सर, इसके लिए हमारे पास एक सख्त पॉलिसी किस तरह की हो ताकि हम बच्चों को मायोपिया से बचा सकें? जी, अब सख्त पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार के लेवल पे भी और पेरेंट्स के लेवल पे भी। यदि सरकार करिकुलम को इस तरह से डिवाइड करे कि उसमें बच्चा टोटली डिजिटल डिवाइसेस पे डिपेंड ना करे अपनी स्टडी के लिए, और कुछ ना कुछ उसे बुक्स के थ्रू पढ़ना और नोटबुक में लिखना शामिल ज़्यादा रहे,
तो ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस हिसाब से उन्हें इसको डिवाइड करना है ताकि बच्चे 100% डिजिटल डिवाइसेस पे निर्भर ना हो जाएं। उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स की। अब बच्चा 24 घंटे में से करीब 6 घंटे स्कूल रहता है और बाकी 18 घंटे तो अपने माँ बाप के साथ रहता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि पहली बार बच्चे को कम दिखता है या चश्मे की ज़रूरत है, ये स्कूल से पता चलता है। एक स्कूल में एक क्लास में करीब 30-40 बच्चे होते हैं, जबकि माता पिता के तो 1-2 बच्चे होते हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे की आँखों को डिजिटल स्ट्रेन से बचाने के लिए पेरेंट्स पे ही आएगी। ज़्यादातर समय बच्चा उनके सामने है और फिर अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स पे ही जाएगी। अब पेरेंट्स के लिए क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चे 1.5-2 साल के बच्चे, उनको जब कुछ खिलाना चाहते हैं और वो नहीं खाता है तो उनके सामने स्क्रीन रख देते हैं मोबाइल फ़ोन की और वो मोबाइल स्क्रीन पे देखता जाता है और खाता जाता है। अब ये आदत अगर बच्चे को शुरू में ही पड़ जाएगी 1.5-2 साल की उम्र से ही, तो आगे चल के तो फिर उसका इस लत को छोड़ना मुश्किल होगा ही। सो पेरेंट्स को ये नहीं करना है कि अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को डिजिटल डिवाइसेस पकड़ा दिए जाए कि अब ये डिजिटल डिवाइस ले लेगा तो हमें परेशान नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से 80% जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो पेरेंट्स पे जाती है और उन्हें ही मॉनिटर करना होगा बच्चे का डिजिटल टाइम। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट किया। मैं सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, आपसे मैं चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया, वो ये कि बच्चे को शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए या उसको एंगेज रखने के लिए माँ बाप ही उनके हाथों में इस तरह के डिजिटल डिवाइसेस सौंप देते हैं जिनकी उन्हें लत लग जाती है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि बच्चों की आदत सुधारने से पहले पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उनके तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि उनके बच्चे डिजिटली एडिक्ट हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार अभी हमने थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, स्कूल वर्सेस होम, इन सब पे बात किया। मायोपिया एग्जैक्टली क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, अगर उसकी चपेट में बच्चा आ जाए तो उसको धीरे धीरे कैसे निकाला जा सकता है, बिहेवियरल चेंजेस से लेकर उसके बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ से लेकर और मेडिकल तक, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। बीमारी के तौर पर मायोपिया को एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा और डिकोड करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सुवर्णा देशपांडे, आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर नम्रता मैम के पास जाना चाहूँगा। नम्रता मैम, थोड़ा सा मैम मायोपिया के बारे में बताइए, शुरुआती लक्षण उसके क्या हो सकते हैं कि हमारा बच्चा मायोपिया की धीरे धीरे चपेट में कहीं जा तो नहीं रहा है, और कितना जल्दी होगा अर्ली डिटेक्शन मायोपिया के केसेस में? या तब पता चलता है जब बच्चे को ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता। तो अक्सर टीचर्स या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो गलती क्यों कर रहा है, शायद वो पढ़ाई में ठीक नहीं है या पढ़ाई में कमज़ोर है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पास से स्क्रीन देखता है, टीवी देखता है तो बिल्कुल आगे चला जाता है, या ब्लैक बोर्ड देखता है तो आगे चला जाता है, या कई बार वो गलतियां करता है क्योंकि वो अपने पास वाले बच्चे से कॉपी कर रहा है और उसने गलत कॉपी कर लिया है। और या कई बार वो बिल्कुल आंखें भींच के या आंखों को छोटा करके ऐसे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि जब हम आंखों को छोटा देख के कोशिश करते हैं तो वो पिन होल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो होता है और थोड़ा सा क्लियर दिखता है। तो जब वो आंखों को हल्की सी बंद करके या आधा खुला आधा बंद करके देखने की कोशिश करता है, भींच के आंखों को देखता है, या जैसा कि मैंने कहा कि वो ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा, आगे की सीट पे बैठेगा, पास वाले बच्चों से कॉपी करेगा, तब जो है मायोपिया का लक्षण है वो पता चलता है। या घर में टीवी देख रहा है या घर में मोबाइल देख रहा है, सब कुछ बहुत पास से देखेगा। इसे क्योंकि हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, पास का तो उसको दिखता है लेकिन उसको दूर का नजर नहीं आता है। और मैम, अगर इसको, इन लक्षणों को अगर इग्नोर कर दिया तो आगे चलकर कितना प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आप इन लक्षणों को इग्नोर करेंगे तो जो नंबर है, वो प्रोग्रेशन जो है मायोपिया का, वो बढ़ता जाता है और बच्चे को चोट वगैरह भी लग सकती है क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा।
अगर वो मान लो कहीं पे चल रहा है या खेल रहा है तो भी चोट लग सकती है बॉल एक्सेट्रा से, क्योंकि उसे नज़र नहीं आती सामने से। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होते ही है, क्योंकि वो अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करता है और उसकी परफॉर्मेंस चाहे स्पोर्ट्स हो या चाहे पढ़ाई हो उसमें कम होती है बाकी के नॉर्मल बच्चों से। एब्सोल्युटली। तो ये अगर नज़रअंदाज करने के वो जोखिम हैं, जो ख़तरे हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर देशपांडे के पास। मैम, अब चूँकि आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि स्कूल्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने बच्चों को डिजिटल हाइजीन उनका मेंटेन करके रखें। बट मैम, हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो सारा ठीकरा डाल देते हैं स्कूल्स के ऊपर कि भाई हमने बच्चों को घर में डिवाइस इसलिए दिए हैं क्योंकि स्कूल्स ने इनको होमवर्क दिया हुआ है, स्कूल्स ने इनके लिए ऐप बनाई हुई हैं। उन ऐप्स में भी इस तरह का कई बार हमने देखा है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो गेमिफाई कर देते हैं अपने करिकुलम को, तो बच्चा उसमें अनचाहे तरीके से उनमें फिर उसके अंदर एक रश आता है उसको खेलने का। उसको कई बार हम उसमें मंशा तो अच्छी होती है कि बच्चे के लिए वो इंटरेस्टिंग बने, लेकिन वो कई बार अननेसेसरली उसको गेमिफाई कर दिया जाता है और बच्चा वहाँ घुस जाता है। तो कुल मिला के क्या स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2022 की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि भारत में schools rarely collaborate with parents to regulate screen use। तो मैम ये ब्रिज कैसे बनेगा, ये पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में बच्चे की स्क्रीन टाइम को लेकर एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति को कॉम्बैट करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इसमें पेरेंट्स और स्कूल का पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स का जैसे डॉक्टर जोशी ने कहा 80% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब आप ही देखिए कि जब किसी भी बच्चे की बर्थडे होती है उसको गिफ्ट में हम क्या देते हैं, बुक के बजाय हम ई बुक देते हैं या टैब देते हैं। इस तरह का भी प्रचलन हो गया, राइट। तो अब हमें कैसे, या तो हम वर्कशॉप्स करें पेरेंट्स के साथ ताकि उनके साथ उनको ये बताएं कि जिस तरह के आप गिफ्ट्स दे रहे हैं, जिस तरह का आप टाइम बच्चे को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि वो कितना टाइम अपने टैब पे है या फोन पे है, उसके लिए बच्चों का और पेरेंट्स का टीचर्स के साथ वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है। उनके साथ ये संवाद साधना बहुत जरूरी है कि आप मायोपिया के कारण क्या है, किस वजह से ये स्क्रीन टाइम किस कारण से बढ़ रहा है। इट्स नॉट जस्ट स्कूल वर्क, इट इज ऑल्सो योर एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क दैट दे आर डूइंग ऑन द फोन। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनको ऐसी गतिविधियां जो सृजनशील हो, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, उसके लिए अगर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाए, आपको जरूरत नहीं है किसी चीज को, किसी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि उसको आपको सोच के खुद लिखना है। हम जब कहते हैं कि रिसर्च कीजिए तो लाइब्रेरी में जाके रिसर्च कीजिए। तो पेरेंट्स के साथ जब हम ऐसे वर्कशॉप्स करेंगे, उनको बताएंगे कि संख्या बढ़ रही है मायोपिया की और ये चीजें उन्हें भी ध्यान देनी है। स्कूल की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है कि हम देखें कि आपका स्क्रीन टाइम कैसे कम हो। एप्स हम लोग, सही है जो आप कह रहे हैं कि एप्स पे जाता है, गेमिफाई करके जाता है, इंटरेस्टिंग किया जाता है, वो सब सही कह रहे हैं, पर इसके अलावा भी हम कई चीजें मॉडिफाई कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो रहा है। वी आर यूजिंग बुक्स, वी आर आस्किंग देम टू रीड बुक्स, नॉट जस्ट ई बुक्स। ई बुक्स को तो साइड में ही रखना जरूरी है क्योंकि वापस आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। Right. तो मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ हमारी बातचीत ज्यादा होनी जरूरी है और उनको इन्वॉल्व करना बच्चों के वेरी वेल सेड मैम। बिल्कुल कोलैबोरेशन ये बढ़ना चाहिए, किसी भी रूप में हो। कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम टीचर्स और पेरेंट्स साथ में बैठें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पेन पॉइंट्स हैं, कहाँ पर चीज़ें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ताकि बच्चे को एक सही दिशा मिल पाए। और सिर्फ मायोपिया की बात नहीं है, बच्चों में दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, उनके डाइट के इश्यूज़ हैं, उनके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैं देख रहा था एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम के बाद बच्चों के बिहेवियर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इनकी जड़ कहाँ है, इसके लिए स्कूल्स और पेरेंट्स में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आगे इस तरह की रीत जो है वो भारत में बनेगी। डॉक्टर जोशी, आपके पास आ रहा हूँ सर। अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन टाइम, स्कूल्स एंड ऑल, मुझे अब बाकी भी कारण बताइए सर। ऐसा ना हो कि हमारी चर्चा में बाकी कारणों पर फिर बातचीत ना हो। मायोपिया के मैनेजमेंट के लिए और उससे बच्चों को बचाने के लिए क्या हमें अनुवांशिक चीज़ों को भी देखना होता है, हेरिडिटी भी देखनी होती है, बच्चों की डाइट, उसमें कहीं विटामिन वगैरह की कमी नहीं है, इन सब चीज़ों को भी देखना होता है सर। बाकी चीज़ों के बारे में, जिन पर मायोपिया के बारे में लोगों को जानकारी आवश्यक है।
जी, अब इसमें जो फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है पेरेंट्स को ये अवेयर कराया जाए कि उन्हें अपने बच्चे का चेकअप, आई चेकअप हर साल कराना ज़रूरी है। और ये पहला आई चेकअप होना चाहिए एट बर्थ। ऐसा बहुत कम पाया जाता है कि बर्थ के टाइम पे आई स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए आंखें दिखाने के लिए। मैं इस बात पे बहुत ज़ोर देना चाहूँगा कि पीडियाट्रिशियन को बुलाया जाता है बच्चे के बर्थ होने पे हॉस्पिटल में, लेकिन अगर आई सर्जन को बुलाएं तो आप पाएंगे केवल उसके रिफ्रैक्टिव एरर ही नहीं, हम लोग जो सब 4 सबसे बुरी बीमारियां होती हैं बच्चों में जो पैदाइश से होती हैं, जैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट, रेटिनोब्लास्टोमा, एक तरह का ट्यूमर, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक परसिस्टेंट विट्रियस, तो ये बीमारियां जो हैं ये तभी डिटेक्ट हो सकती हैं जब बच्चे का रेगुलर चेकअप हो। और यदि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे छोटे बच्चे को एक तो चश्मा लग नहीं सकता, उसकी आंखें कमज़ोर हो नहीं सकती, और अगर हो भी सकती हैं तो शायद डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं है इसे चेकअप करने का, जबकि हम बड़े आराम से बच्चे की आंख में दवाई डाल के उसका एग्जैक्ट नंबर पता कर सकते हैं, उसे चश्मा प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें हमें बच्चे की किसी तरह की सब्जेक्टिव हेल्थ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक मिसकंसेप्शन ज़रूर पेरेंट्स दूर करें और अपने हर बच्चे को हर साल कम से कम एक बार ज़रूर आई चेकअप कराएं। जी, वरना पहली बार तो स्कूल से ही खबर आती है कि बच्चे को कम दिख रहा है। राइट। ये प्राइमरी रोल पेरेंट्स का रहना चाहिए, बच्चे की हेल्थ को देखना। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर कि बर्थ से ही शुरू किया जाए चेकअप को। इसके अलावा जो सुझाव आप लोगों ने दिए थे कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ कराया जाए, जैसा कि हमने सर्वे में बताया भी था कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करने वाले बच्चों में मायोपिया के जो घटनाएं हैं वो कम मिली हैं, इंस्टेंसेस कम मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आज पेरेंट्स के लिए जानने समझने के लिए रही होंगी, स्कूल्स के लिए भी रही होंगी। आई एम श्योर मायोपिया से बचाव और उसके मैनेजमेंट के लिए पेरेंट्स, स्कूल्स, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये एपिसोड काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर नम्रता शर्मा, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। डॉक्टर सुवर्णा देशपांडे, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इनसाइट्स। डॉक्टर राकेश जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।